हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हिस्ट्री से है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। तो चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। इस क्वेश्चन पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जब वहाँ पे पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो सब लगा के आ जाता है सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है पूछेगा तो आपको रावी नदी देना है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन अगर यहाँ हड़प्पा की जगह हड़प्पा सभ्यता लिखा रहेगा, हड़प्पा के आगे अगर सभ्यता भी लिखा रहेगा ना, सभ्यता भी लिखा रहेगा, तो वहाँ पे आप सिंधु घाटी नदी देना, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पूछेगा तो आप सिंधु घाटी देना। लेकिन अगर सिर्फ बात हड़प्पा किस नदी के किनारे बोलेगा तो आप रावी नदी के किनारे बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हड़प्पा सभ्यता में आपका सब आता है, पूरा शहर, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, इसके जितने भी शहर हैं सब कुछ आ जाता है उसमें, ठीक है। पूरा सभ्यता आ जाता है, इसलिए उसको हम सिंधु घाटी नदी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है तो वो सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन यहाँ हड़प्पा की बात हो रही है, सिर्फ हड़प्पा शहर की। हड़प्पा एक अलग शहर है, ठीक है। सिर्फ हड़प्पा की बात होगी तो आप रावी नदी देना। आप मैप पे भी देख लीजिएगा, गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा। अगर आप लोग सिर्फ हड़प्पा बोलिएगा तो वहाँ रावी नदी होता है। लेकिन अगर आप लोग बात हड़प्पा सभ्यता बोलिएगा, पूरी सभ्यता के बारे में, तो वो सिंधु घाटी नदी होगा, ठीक है। इसलिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और वहाँ गलती दे के मत आना। हड़प्पा सभ्यता बोलेगा तो सिंधु देना और हड़प्पा बोलेगा तो रावी देना, ठीक है। यहाँ पे बोला है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन अगर यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बोलता है तो हम सिंधु घाटी लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, विक्टोरिया टर्मिनल किस संस्थापक शैली का उदाहरण है, ठीक है। किस संस्थापित शैली का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण ये, नवगार्थिक शैली, ठीक है, नवगार्थिक शैली। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी तो 1336 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। 1336 ईस्वी को हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। चलो आगे देखो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका से भारत कब लौटे, तो ये 1915 को लौटे थे, ठीक है। कब लौटे, 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। ये जो जैन धर्म के महावीर हैं, इनके जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था कुंडलवन में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कुंडलवन में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ तो कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक है महावीर, उनका जन्म कहाँ हुआ, कुंडलवन में हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, ठीक है। किससे संबंधित थी तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और अगर अस्थायी पूछेगा यहाँ पे, इसके आगे रहेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर MS सिन्हा होगा, ठीक है। डॉक्टर SN सिन्हा होगा। लेकिन अगर बात यहाँ पे अस्थाई बोल रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई बोलेंगे तो डॉक्टर AS सिन्हा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। चलो आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। इस तो अक्सर सबको पता होना चाहिए भाई, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है। और गीत बोलेगा तो वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो वंदे मातरम, और गान कौन सा है तो जनगण मन अधिनायक। आप सब गाते होंगे, अपना राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग है ये। चलो आगे देखो, आईन अकबरी की रचना किसने की। ये जो पुस्तक है आईन अकबरी, इसकी रचना किसने की तो ये अबुल फजल ने की। किसने की, अबुल फजल ने आईन अकबरी की रचना की है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो ये महादेव गोविंद रानडे, नहीं ये नहीं है, सॉरी, गोपाल कृष्ण खोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण खोखले। आई एम सॉरी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना क्या करूँ कि सर दर्द पूरी तरह से गायब हो जाए। ये रोज़ रोज़ मेरा दिमाग ख़राब कर देता है ये, ठीक है। तो चलो आगे देखो, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण खोखले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है,
अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के किया गया? तो ये 5 किया है, ठीक है। अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? तो 5 प्रकार के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो किससे ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। चलो आगे देखो। फूट डालकर विजय प्राप्त करने की कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करो किसने किया था? मतलब सबको भड़काओ और विजय प्राप्त करो। ये फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो ये अजात शत्रु ने किया था, ठीक है। अजात शत्रु ने किया था। फूट डालकर विजय प्राप्त करो। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये जो कांग्रेस पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ह्यूम, ठीक है। इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो उनकी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, ठीक है। वो माता की ही मतलब वहाँ पे ज़्यादातर मूर्तियाँ पाई गई है और वहाँ माँ का ही मतलब संसार चलता था। वहाँ पितृसत्तात्मक नहीं था, वहाँ मातृसत्तात्मक सभ्यता था वो, ठीक है। वो लोग धरती को माँ के प्रकृति को पूछते थे, ठीक है। चलो कौन था? तो मातृसत्तात्मक था वो, वहाँ स्वरूप, वहाँ के समाज का स्वरूप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धम्म नीति की शुरुआत किसने की? तो ये अशोक के द्वारा बनाई गई धम्म नीति है, ठीक है। जो उन्होंने बौद्ध धर्म को मतलब जब अपनाया तो उनमें से चुन के जो अच्छी चीज़ें उनके राज के लिए थी वो चीज़ें उन्होंने लिखा, जिसको उन्होंने धम्म नीति का नाम दिया, ठीक है। तो ये धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये अशोक ने की थी, जो मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। अंतिम शासक थे अशोक। चलो आगे देखो। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ये 1911 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 1911 ईस्वी को हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीतल क्या था? जीतल क्या था? तो ये एक सिक्का था। जीतल क्या था? तो एक सिक्का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो पहली लड़ाई जो है ना वो प्लासी की 1757 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। 1757 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, महाभारत की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। ये सबको पता होना चाहिए, महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईन अकबरी कितने भागों में विभाजित है? तो आईन अकबरी 5 भागों में विभाजित है, ठीक है। आईन अकबरी कितने भागों में विभाजित है? तो ये 5 भागों में विभाजित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो पंपा देवी थी, ठीक है। पंपा देवी थी। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मेरी प्रॉब्लम के बारे में, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाना ज़रूरी है। आप लोग एग्ज़ाम सामने है, इसलिए मैं अभी बहुत ही मुश्किल से लेके आई हूँ। चलो, दामिन एक को कहा जाता है, ठीक है। दामिन एक को किसको कहा जाता है? तो ये सथाल परगना क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सथाल परगना क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है? भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? भारत में जो ये सती प्रथा चल रही है इसका उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो किसने किया था? फ्रांसवा वर्नियर ने। इनके नाम ही उच्चारण नहीं होते, वर्नियर ने, ठीक है। फ्रांसवा वर्नियर ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ? 1905 को हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज को स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ये हुआ था आपका मद्रास में, ठीक है। मद्रास में हुआ था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो किसको बनाया गया था? हैदराबाद को बनाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को हमें भारत की रियासत में शामिल किया था, वरना हैदराबाद अलग था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का अंतिम वायसराय किससे माना जाता है? भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है, ठीक है।
अंतिम वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो आपने सुना ही होगा, करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, बिना मुकदमा चले उनको काले पानी की सजा दी जाती थी। ठीक है, तो ये काला कानून था जो अंग्रेज हमारे भारतीय वासी पर कर रहे थे। तो ये क्या था? रॉलेट एक्ट, जिसके विरुद्ध में ये चला था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाल थे। ठीक है, ये हम 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, पुर्तगाल थे। ठीक है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मुगलकालीन चित्रकला किसके शासनकाल में धर्मोत्कर्ष पर पहुंची? ठीक है, किसके शासनकाल में पहुंची? तो ये शाहजहाँ के। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में ये चित्रकला बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म के संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म के है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संदेश उन्होंने दिया था वो त्रिपिटक थे। जो भी बिहार में वाला भी सुरक्षित है, शायद बिहार वाला सुरक्षित है। बौद्ध धर्म से ये त्रिपिटक था, तो जो उनके आदेश मतलब उनके जो सही बारे में लिखा था, बौद्ध धर्म के बारे में, जो बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है, त्रिपिटक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैप्टन हकिंस किस मुगल दरबार में आया था? किस मुगल दरबार में आया था? किसके मुगल दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के मुगल दरबार में आया था। ठीक है, किसके मुगल दरबार में आया था? तो जहांगीर के मुगल दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो ये 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह है ना, ये मेरठ से आरंभ हुआ था। ठीक है, मेरठ से आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नयनार संत पूजा करते थे। नयनार संत किसकी पूजा करते थे? तो ये शिव की पूजा करते थे। ठीक है, नयनार किसकी पूजा करते थे? वो शिव की पूजा करते थे। ये याद रखना, नयनार संत पूजा किसकी करते थे? तो शिव की पूजा करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, डांडी मार्च जहाँ से हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? ये गुजरात से हुआ था डांडी मार्च, साबरमती आश्रम से। चलो नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जजिया का किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? ये जजिया कर किससे लिया जाता था? तो ये किससे लिया जाता था? धमियों से। ठीक है, धिमियों से। ठीक है, धिमियों से लिया जाता था ये जजिया कर्ज। बताओ। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बहुत मेहनत करती हो यार, मेरे को भी सपोर्ट करो, मुझे भी खुशी मिलेगी तो अच्छा लगेगा ना। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, फिर पढ़ाऊँगी। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये खारवेल से संबंधित है। ठीक है, खारवेल से संबंधित है। ये हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। ठीक है, बाय।